हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 छत्तीसगढ़ से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। रायपुर से मिल रही है, कालीचरण को एक दिन अभी और जेल में ही रहना पड़ेगा। ट्रायल कोर्ट में जमानत के कागजात तैयार नहीं हो पाए हैं और कागजात तैयार होने के बाद ही जेल से कालीचरण को रिहा किया जाएगा। आपको बता दें, कल ही हाईकोर्ट से जमानत मिली है कालीचरण को। कालीचरण का जो एक जमानतदार है उसके दस्तावेज अधूरे हैं। जेल प्रशासन को अभी तक जमानत के दस्तावेज नहीं मिले हैं और इसके कारण एक रात और कालीचरण को अभी जेल में ही बितानी पड़ेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी तहसीन से। तहसीन, कल आखिरकार 90 दिनों बाद कालीचरण को जमानत मिली, लेकिन अभी भी रिहाई में रोड़ा देखा जा रहा है। एक दिन अभी भी जेल में ही बिताने पड़ेंगे कालीचरण को। देखिए, राष्ट्रपिता पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले जो कालीचरण हैं वो अभी तक 92 दिन से जेल में हैं और उनकी कल माननीय हाईकोर्ट बिलासपुर ने उनको जमानत, सशर्त जमानत जारी की थी। उसके बाद जो है नियमानुसार वो ट्रायल कोर्ट में जो रायपुर दस्तावेज आ गए थे, लेकिन उसमें जो 2 जमानतदारों का उल्लेख किया गया उसके एक दस्तावेज तो तैयार हो गए थे, लेकिन दूसरे जो जमानतदार है उनका जो दस्तावेज है वो अधूरे थे। तो इस वजह से उनकी जो जमानत है वो फर्निश नहीं हो पाई और वो फर्निश नहीं होने की वजह से जो ट्रायल कोर्ट से जेल प्रशासन को जो रिहाई का एक आदेश होता है वो नहीं मिल पाया। तो इससे एक दिन और जो है उनको अब जेल में जमानत मिलने के बाद भी एक दिन और जेल में रहना पड़ेगा। कल जो है देर शाम तक उनकी रिहाई हो सकती है, ऐसा जेल प्रशासन के लोग ने जानकारी दी है। लेकिन एक बार ये आपको बता दें कि जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक इन्होंने टिप्पणी की थी। खजुराहो मध्य प्रदेश से इनको गिरफ्तार करके 30 तारीख को लाया गया था और जब से वो रायपुर सेंट्रल जेल में जो कालीचरण है वो बंद थे, उनको कल जो है माननीय हाईकोर्ट बिलासपुर ने सशर्त जमानत उसमें जारी की थी। जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए तहसीन। बड़ी खबर आपको जांजगीर से बता दें, बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए हैं। बताया जा रहा है कि बाराद्वार में 300 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष की उपस्थिति में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एक बड़ा झटका बीजेपी को, क्योंकि 300 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए हैं। बाराद्वार में बताया जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष की उपस्थिति में कांग्रेस की सदस्यता ले ली है 300 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी राजकुमार से। राजकुमार, बड़ा झटका बीजेपी के लिए जांजगीर में। बिल्कुल, जिस तरह से अभी शक्ति विधानसभा में लगातार बीजेपी को झटका मिल रहा है। अभी इससे पहले कुछ दिनों पहले ही जिला पंचायत सदस्य से लेकर के जनपद सदस्य, पूर्व सरपंच और शक्ति के पार्षद कांग्रेस में शामिल हुए थे। उसके बाद से ये बाराद्वार में ये बीजेपी को बड़ा झटका मिला है, जहां पर करीब 300 से ज्यादा जो कार्यकर्ता हैं जो क्षेत्र के, वो विधानसभा अध्यक्ष जो क्षेत्रीय विधायक हैं शक्ति के डॉक्टर चरणदास महंत, उनकी उपस्थिति में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इस दौरान कांग्रेस के जिला राघवेंद्र सिंह भी मौके पर मौजूद थे। तो एक तरह से काफी एक राजनीतिक रूप से काफी एक गहमागहमी का एक माहौल अब बनते जा रहा है, जिस तरह से धीरे धीरे विधानसभा का चुनाव नजदीक आते जा रहा है। तो ये जो आपस में पार्टी में जो तोड़ फोड़ की जो स्थिति बन रही है कि आपस में एक दूसरे को अपने साथ लाने की कोशिश हो रही है, वो लगातार खासकर शक्ति विधानसभा में ये देखने को मिल रहा है। क्योंकि कुछ माह पहले बीजेपी ने कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को और जो जिला स्तर के पूर्व पदाधिकारी हैं उनको अपने पाले में लिया था और उसके बाद से अब कांग्रेस के द्वारा लगातार जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको अपने साथ लेने का प्रयास हो रहा है। और इसमें अभी फिलहाल लगातार जिस तरह से जो बड़े कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ आ रहे हैं और इसमें जो प्रमुख रूप से शक्ति विधायक और विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की उपस्थिति है, तो एक बड़े स्तर पे इसके राजनीतिक मायने हैं। क्योंकि जिस तरह से ये पूरे अभी कांग्रेस संगठन को शक्ति विधायक चरणदास महंत के द्वारा मजबूती देने की कोशिश की जा रही है, उसके बाद से एक तरह से जो बीजेपी को काफी झटका है। क्योंकि जिस तरह से शक्ति में कुछ ठीक है, बिल्कुल राजकुमार, देखने वाला बात होगी कि इसका कितना असर होता है उस क्षेत्र में। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर नगर पंचायत के लाल बहादुर शास्त्री मैदान में आयोजित सम्मान समारोह में आज शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आयोजित सामूहिक कार्यक्रम में 151 नव विवाहित दंपतियों को आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बस्तर में 104 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के 31 विकास कार्यों की सौगात भी दी। सीएम ने सम्मेलन में 70 करोड़ रुपए की लागत के 17 कार्यों का लोकार्पण और लगभग 34 करोड़ 33 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इसके साथ ही बस्तर नगर पंचायत क्षेत्र के 11 हितग्राहियों को व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र भी उन्होंने दिए। सीएम ने 7 जिलों के सिरहा, बैगा, गुनिया पुजारियों को सम्मान निधि देने का ऐलान किया। बीजेपी पर तंज करते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश बीजेपी प्रभारी छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेताओं को महत्व नहीं दे रही है। सीएम ने कहा कि इससे बीजेपी के स्थानीय नेताओं के कद का आकलन हो रहा है। साथ ही आदिवासियों के विरोध को लेकर सीएम ने कहा कि जो भी उनकी जायज मांगे होंगी वो मानी जाएंगी। वो अपने संगठन में काम कर रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ के नेताओं को उपेक्षा कर रहे हैं। वो न रमन सिंह को, न भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को, न पदाधिकारियों को लेके जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये यहाँ के प्रदेश के नेताओं के जनप्रतिनिधि किसी पार्टी हो सकते हैं, लेकिन यदि प्रभारी इस प्रकार से उपेक्षा करे, मैं नहीं समझता उचित है। और अब बात खैरागढ़ उपचुनाव की, तो खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस चुनावी मैदान में उतर चुकी है। कांग्रेस ने जहां सरकार के 4 मंत्रियों को मैदान में उतारा है, तो वहीं सीएम भूपेश ने मास्टर कार्ड खेलते हुए खैरागढ़, गंडई और छुई खदान को संयुक्त जिला बनाने के मुद्दे को घोषणा पत्र में शामिल किया है। कांग्रेस चुनावी मंचों से देवव्रत सिंह के नाम को भुनाने में भी लगी हुई है। सीएम भूपेश ने पाटन में एक सभा के दौरान घोषणा पत्र में देवव्रत सिंह के नाम का उल्लेख किए जाने को लेकर कहा कि देवव्रत सिंह कांग्रेस के सच्चे सिपाही रहे हैं। भले ही किसी कारणवश वो दूसरी पार्टी में चले गए थे, लेकिन बाद में वो कांग्रेस में लौटना चाहते थे, लेकिन तकनीकी कारण के चलते ऐसा नहीं हो सका। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस की सभाओं में देवव्रत सिंह का नाम लेना कोई गलत नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी कहा कि देवव्रत सिंह कांग्रेस में शामिल होना चाहते थे। उनकी इसी इच्छा को लेकर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा है। तो देवव्रत जी कम उम्र में वो दुनिया छोड़ के चले गए, तो यदि उसके नाम से यदि वहाँ चौक का निर्माण करना, उसकी मूर्ति की स्थापना करना एक जनप्रतिनिधि का तो सम्मान ही है। भारतीय जनता पार्टी कभी कर नहीं पाई। रमन सिंह जी खैरागढ़ के अपने आप को बताते हैं, लेकिन बताए वो खैरागढ़ को जिला क्यों नहीं बनाए? उनसे परिवार से जुड़े हुए कई लोगों से बात हुई है। उनकी मंशा क्योंकि कांग्रेस में शामिल होने की थी, उनकी विरासत कांग्रेस के नाम से, कांग्रेस के प्रत्याशी के नाम से आगे चले, ये हम लोग का प्रयास रहेगा। खैरागढ़ उपचुनाव के दंगल में बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मध्य प्रदेश के 3 बड़े नेताओं को शामिल किया है। इसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रहलाद पटेल हैं। इन नेताओं से पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने फोन पर भी चर्चा की है और प्रचार के लिए आमंत्रित भी कर चुके हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती को भी खैरागढ़ में प्रचार प्रसार में आमंत्रित करने को लेकर बीजेपी रणनीति तैयार कर रही है। राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे ने बताया कि 4 से 8 अप्रैल के बीच इन नेताओं की सभा खैरागढ़, छुई खदान और सालेवारा में हो सकती है। हालांकि कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा है कि किसी के प्रचार में आने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सम्माननीय प्रहलाद पटेल जी, सम्माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे विमानन मंत्री और उमा भारती जी, साथ ही और भी स्टार प्रचारकों की आने की संभावना 4 से 8 तारीख तक के बीच में संभावना बनी हुई है। यहाँ किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ के लोग कार्यकर्ता उत्साहित हैं, और अच्छा काम हो रहा है। और रमन सिंह जो यहाँ के बड़े नेता हैं, लेकिन उनको कोई पूछता नहीं है केंद्र में। उनकी हालत ये है कि जब कभी बाहर चुनाव होते हैं, यूपी में चुनाव है तो उनको नहीं पूछे, आसाम में नहीं गए। तो ऐसे ये सब रिजेक्टेड नेता हैं, और उनके आने से क्या फर्क पड़ेगा। साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी बूथ स्तर पर अपनी तैयारी की शुरुआत कर चुकी है। इसलिए बीजेपी ने अपने सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को बूथ में जाकर 10 दिन तक पार्टी के लिए काम करने के निर्देश दिए हैं, जिसकी रिपोर्ट जिला संगठन से होकर प्रदेश बीजेपी तक पहुंचाई जाएगी। इसके काम के लिए बूथ विस्तारक भी नियुक्त किए जा रहे हैं। 10 दिन के इस कार्यक्रम की शुरुआत 11 अप्रैल से होनी थी, लेकिन खैरागढ़ उपचुनाव के कारण इस कार्यक्रम में थोड़ी देरी हो रही है। बीजेपी का कहना है कि इस महीने के अंतिम सप्ताह से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी।
10 दिन में उनको 10 बूथ में जाना है। 10 बूथ में जाकर के पार्टी के जो कार्यक्रम की योजना है उसके अनुसार से दिन भर वहाँ रहेंगे और रह करके वहाँ से कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, मिलना जुलना करेंगे और उनके साथ बैठ करके उस बूथ को कैसे मजबूत किया जा सकता है, उस बूथ को कैसे जीता जा सकता है और उस बूथ को जीतने के लिए वो दिन भर की कार्य योजना रहेगी। छत्तीसगढ़ में साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने आमजनों से अपनी पार्टी की स्थिति को लेकर सुझाव मांगे हैं। अमित का कहना है कि उनके पास संसाधन और समय सीमित है, इसलिए हमारे पास 4 विकल्प भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के साथ विलय या फिर गैर भाजपा गैर कांग्रेसी दलों के साथ गठबंधन करना है। अलग अलग कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के साथ कोई संभावना नहीं बनती, इसलिए एकमात्र विकल्प गैर भाजपा और गैर कांग्रेसी दलों के साथ गठबंधन करना है। इसके लिए अमित जोगी ने कुछ बिंदुओं पर आम जनता से भी राय मांगी है। क्या हमारे निर्णयों से भाजपा को फायदा ही होता है क्या? इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। महासमुंद और कोरबा मेडिकल कॉलेज को मान्यता के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। हाल ही में निरीक्षण के लिए आई एमसीआई यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम को कॉलेज में कमियां नजर आई हैं। निरीक्षण के बाद वापस गई टीम ने छत्तीसगढ़ के चिकित्सा शिक्षा विभाग को यहां इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब, लाइब्रेरी दुरुस्त करने और मेडिकल टीचर, सपोर्टिंग स्टाफ की संख्या बढ़ाने के लिए कहा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि इन मेडिकल कॉलेज में कमी दूर करने के अलावा विभाग 2 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी कर रहा है। खास बातचीत की IBC 24 संवाददाता विनय वर्मा ने। स्वास्थ्य विभाग लगातार छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों की कमी दूर करने की कोशिश कर रहा है। 2 और नए मेडिकल कॉलेज खोलने की आज आपने बात कही। जी, ये निरंतर व्यवस्था बनती रही है और बनती जाएगी। आप देखें कि आने वाले समय में MBBS डॉक्टर्स की कमी नहीं रह जाएगी। बॉन्डेड भी जो डॉक्टर्स हमारे हर साल तैयार होकर आते हैं, अभी 2 साल का बॉन्ड उनका है। हो सकता है कि आने वाले निकट भविष्य में 1 साल के बॉन्ड से ही हम रोटेशन कर लेंगे। जो बच्चे आते हैं बॉन्ड के रूप में काम करते हैं और बॉन्ड पीरियड पूरा होने के बाद सर्विस ज्वाइन करें या अलग काम करें, अगला बैच तैयार होकर आ जाता है। तो उतनी स्थिति, उतनी क्षमता हमारी रहेगी कि 2 नए मेडिकल कॉलेज भी अगर खुलते हैं तो उसमें स्टाफ की कमी नहीं होगी। जांजगीर चांपा और कवर्धा 2 जगह आप प्रक्रिया उसमें कर रहे हैं, कहाँ तक प्रक्रिया पहुंची? कब तक लोगों को वो नया मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा? जब तक केंद्र सरकार अपने हिस्सा नहीं देगा तब तक कठिन हो सकता है, क्योंकि पूरा व्यय फिर राज्य सरकार को करना पड़ेगा। अभी जो मेडिकल कॉलेज 3 बन रहे हैं, इनके लिए 325 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान रखा गया है। तो वो 325 करोड़ 2 अस्पताल बनते हैं तो 650 करोड़ रुपए हो गए। तो राज्य सरकार चाहे कि 650 करोड़ रुपए लगाना चाहे। हमारे साथ सुनते TS सिंहदेव बता रहे थे कि जो 2 मेडिकल कॉलेज में MCI ने आपत्ति दर्ज कराई है, कमी दूर की जा रही है। साथ साथ में जांजगीर चांपा और कवर्धा ये 2 नए मेडिकल कॉलेज की प्रक्रिया की जा रही है। बहरहाल छत्तीसगढ़ में मेडिकल कॉलेज की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसका लाभ जनता को मिलेगा। कैमरामैन इसके घर के साथ विनय वर्मा, IBC 24 रायपुर। नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के साथ ही राज्य शासन के वाणिज्यिक कर विभाग ने पहले में दी गई छूट को अब खत्म कर दी है और संपत्तियों के कलेक्टर गाइडलाइन दर और पंजीयन के लिए स्टाम्प ड्यूटी की दर को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन के मुताबिक कलेक्टर गाइडलाइन में दी जा रही छूट को 40% से घटाकर फिर से 30% कर दिया गया है। फरवरी के पहले ये छूट 30% ही थी, लेकिन कैबिनेट ने छूट 31 मार्च तक बढ़ाकर 40% तक कर दिया था। 31 मार्च के बाद अब ये छूट खत्म हो गई है। वहीं स्टाम्प ड्यूटी में राहत देते हुए शासन ने 5% की दर को 1% कम कर 4% कर दिया है। रायगढ़ नगर निगम में 30 करोड़ से अधिक की संपत्ति कर की उगाही अटकी पड़ी है। दरअसल JSPL समेत कुछ उद्योग समूहों ने टैक्स स्लैब को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इसकी वजह से निगम कमर्शियल दर से उद्योगों से टैक्स वसूली नहीं कर पा रही है। दरअसल रायगढ़ नगर निगम में टैक्स वसूली के लिए 4 टैक्स स्लैब बनाए गए थे। इसमें घरेलू से लेकर कमर्शियल एरिया की अलग अलग दरें तय की गई हैं। 5 साल पहले नगर निगम सीमा के विस्तार के बाद तत्कालीन कलेक्टर ने उद्योगों के लिए अलग इंडस्ट्रियल टैक्स जोन बना दिया और सामान्य से अधिक टैक्स की दरें भी निर्धारित कर दी। लेकिन उद्योगों पर लगाई गई दरों पर टैक्स देने के लिए उद्योग समूह तैयार नहीं है। इधर बीजेपी ने नगर निगम पर उद्योगों से मिलीभगत का आरोप लगाया है।
नगर निगम मध्यम वर्ग से लोगों से तो बहुत कड़ाई से वसूल कर रही है संपत्ति कर, और औद्योगिक घरानों के ऊपर अपना रहम दिखा रही है। औद्योगिक घरानों में नगर निगम ने प्रस्ताव पास किया कि उनके जो स्लैब बनाए हैं वो यथावत रहेंगे। हमारा ये कहना है कि इसमें शासन से मार्गदर्शन मांगने की क्या आवश्यकता है। उसमें बहुत चर्चा किया तो कोर्ट का मामला भी था, तो इसी को देखते हुए शासन को मार्गदर्शन के लिए भेजा गया। वहाँ से जैसे ही मार्गदर्शन आता है तो उस पर कार्रवाई करते हुए कार्य किया जाएगा और टैक्स वसूली की जाएगी। करेंगे रायगढ़ की। रायगढ़ जिले के चक्रधर नगर थाना क्षेत्र के संबलपुर इलाके में 2 महिलाओं की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी को पंचम अपर सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मुख्य आरोपी अनूप साय बज्रराजनगर के पूर्व विधायक होने के साथ साथ वेयर हाउस के पूर्व चेयरमैन भी हैं। अनूप साय को पुलिस ने 6 मई साल 2016 को हुए दोहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी बनाते हुए फरवरी साल 2020 में ओडिशा से गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने आरोपी अनूप साय को आजीवन कारावास के साथ 2 अन्य धाराओं में 7 साल की सजा भी सुनाई है। इसके अलावा आरोपी विधायक पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में एक आरोपी ड्राइवर को बाइज्जत बरी कर दिया गया। आज उसमें जजमेंट आया जिसमें अनूप साय को 302, 201, 120 बी के तहत दोषी पाया। 302 में आजीवन कारावास, 201 में आजीवन कारावास, 120 बी में 7 साल की सजा। सभी धाराओं में 5-5 हजार रुपये के अर्थदंड से भी उनको दंडित किया गया। रायपुर के साईनाथ कॉलोनी से 3 साल का मासूम लापता हो गया है। वंश नायक घर के बाहर तालाब के पास खेल रहा था। इसी बीच वो अचानक गायब हो गया। उसकी मां ने उसे आसपास में बहुत ढूंढा लेकिन वंश का कुछ पता नहीं चल पाया। इसके बाद बच्चों के परिजनों ने सरस्वती नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन बच्चा किसी भी मोहल्ले में नजर नहीं आ रहा है। हालांकि पुलिस ने दोपहर में उसके घर के बाहर स्थित तालाब किनारे से उसके कपड़े बरामद किए, जिसके आधार पर तालाब में गोताखोरों की टीम ने बच्चे की तलाश की। फिलहाल पुलिस कई एंगल से मामले की जांच कर रही है। लोरमी में रेत माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने 7 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। कार्रवाई के दौरान कई ट्रैक्टर चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद लोरमी के नायब तहसीलदार राहुल कौशिक जब्त किए गए ट्रैक्टरों को चलाते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे। आपको बता दें, लोरमी के मनियारी नदी पर लगभग आधा दर्जन से अधिक घाटों से रोजाना लाखों रुपए के अवैध रेत का उत्खनन की शिकायतें कई दिनों से मिल रही थी और उसके बाद ये कार्रवाई की गई। उरई कछार और घाना घाट के रेत घाटों में छापेमार कार्रवाई की गई, जिसमें 7 गाड़ी पकड़ी गई है, जिसमें से 6 गाड़ी अभी थाने में खड़ी करवाई जा रही है। एक गाड़ी की बेरिंग टूट जाने के कारण उसको रिपेयरिंग के बाद कोटवार की ड्यूटी लगाई गई है। वहाँ कोटवार के द्वारा वहाँ थाना में खड़ी करवाई जाएगी। लोरमी की सुरेठा धान खरीदी केंद्र में हुई अवैध धान खरीदी के मामले में कलेक्टर के निर्देश पर पटवारी, खरीदी केंद्र प्रभारी समेत कुल 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। दरअसल सुरेठा धान खरीदी केंद्र में अपात्र लोगों का गलत तरीके से पंजीयन कराया गया और उसके बाद धान बिक्री का ये मामला सामने आया था। उसके बाद जांच टीम का गठन किया गया था। जांच रिपोर्ट के बाद ये कार्रवाई हुई। कलेक्टर ने बताया कि जो भी अवैध रूप से धान बेचा गया है उसकी राशि की वसूली के लिए भी निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं इस मामले में कई बड़े खुलासे होने की बात भी सामने आ रही है। फर्जी तरीके से धान बेचने के मामले में मुंगेली जिला पंचायत के एक प्रतिनिधि के साथ 4 सगे रिश्तेदारों के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। इस संबंध में अनुभागीय अधिकारी राजस्व की जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी व्यक्ति और सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध में प्राथमिकी दर्ज करने हेतु विभाग को निर्देशित किया गया है। इस बीच बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, शहर की मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक जाम की तस्वीरें सामने आई है। जीई रोड, स्टेशन रोड, मालवीय रोड और पुरानी बस्ती में जाम लग गया है। बताया जा रहा है कि धार्मिक आयोजन जगह जगह कराए जा रहे हैं और इसके कारण ये ट्रैफिक जाम लगा है। मुख्य सड़कों पर मंच लगे हुए हैं, उसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रास्ता भी डाइवर्ट किया गया है और इसके कारण राहगीरों को काफी परेशानी हो रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हुई है और इसके कारण जगह जगह धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। मुख्य सड़कों पर बड़े बड़े मंच लगाए गए हैं और उसके कारण ये ट्रैफिक जाम की स्थिति निर्मित हुई है। जो मुख्य सड़क मार्ग है वहां पर कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। कुछ जगह रास्ता भी डाइवर्ट किया गया है और उसके कारण राहगीरों को काफी परेशानी हुई है।
और आइए बात करेंगे चैत्र नवरात्रि की। तो आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। 9 दिन मां के 9 स्वरूपों की पूजा होगी। माता मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है। आप छत्तीसगढ़ के 6 मंदिरों की तस्वीरें देख रहे हैं। रायपुर के मां महामाया मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। बिलासपुर के तमाम देवी मंदिरों में भक्त सुबह से ही पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं विश्व प्रसिद्ध डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी मंदिर में आज से मेले की भी शुरुआत हो गई है। लाखों लोग यहां 9 दिनों मां के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर में भी आदिशक्ति की आराधना की जा रही है। रायगढ़ में नगर की कुलदेवी बूढ़ी माई मंदिर में विशेष साज श्रृंगार किया गया है। बलरामपुर के राजपुर स्थित महामाया मंदिर में भी आस्था के महापर्व की रौनक देखने को मिल रही है। महामाया मंदिर के ठीक सामने पूरे 9 दिनों तक अखंड भंडारे का भी आयोजन किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखेंगे मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।